चैप्टर नंबर 107 असेटिस पास्ट टाइमलाइन की मेमोरीज दिखाते हुए बताती है ये एक ब्लास्फेमर है। इसकी पिछली जिंदगी में ये आई ऑफ जजमेंट के कांटेक्ट में आई थी और इसने जजमेंट की पावर को चुराने की कोशिश की थी। इसीलिए ये एक ऐसी सिनर है जिसे जज करना जरूरी है। ये सुन के क्विंगफिंग इसकी आंखों में देखते हुए थोड़ी भारी आवाज में इससे पूछता है, फिर तुमने इसे पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं किया? ऐसे मरने पे तो ये दोबारा से रिस्पॉन हो जाएगी। ये सुन के असेटिस बड़े आराम से इसे समझाती है कि जजमेंट की पावर एक प्राइमोर्डियल रूल है जो यूनिवर्स की शुरुआत से ही एग्जिस्ट करती है। सिर्फ एक ख्याल से, एक जजमेंट से ये पूरे यूनिवर्स और पूरे स्पेस एंड टाइम की हर एक डायमेंशन को कवर कर लेती है। अगर तुम क्वीन शायू को गिल्टी मानते हो तो इस जिंदगी में तो उसने कोई ब्लास्फेमी नहीं की है और साथ ही साथ उसके पास पिछली जिंदगी की भी कोई मेमोरीज नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे यूनिवर्स में हर एक टाइमलाइन और हर एक डायमेंशन के अंदर जितने भी लोग क्वीन शायू का नाम रखते हैं या उसके जैसे हैं, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट या फ्यूचर, सब जजमेंट के अंडर आएंगे। लेकिन इस लाइफ में उसने कोई ब्लास्फेमी नहीं की है और उसके पास अपनी पास्ट लाइफ की यादें भी नहीं हैं। ऐसे में बिना किसी रूल या बेनिफिट के सीधा जजमेंट सुना देना जजमेंट के फेयर नेचर के ही अगेंस्ट होगा। ये सुन के मानो क्विंगफिंग के दिमाग में एक बत्ती जल जाती है और वो कहता है, ओ हाँ ठीक है, मैं अब समझ गया। तो ये ट्रायल एक्चुअली तुमने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन किया था। इस पावर को कैसे यूज करना है उसका एक प्रैक्टिकल लेसन देने के लिए। ये सुन के एसेटिस हाँ करती है और बताती है कि गॉड फॉरसेकन गेम के रूल के अंदर रहकर सिर्फ इसी तरीके से हम प्राइमोर्डियल ब्लेड तुम्हें दे सकते थे। उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगे। और साथ ही साथ ये ट्रायल क्वीन शायू के सिंफुल मार्क को अवेकन करने की चाबी भी है। इसकी वजह से धीरे धीरे वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को दोबारा अवेकन कर लेगी और जैसे ही उसकी सारी मेमोरीज उसके पास वापस आ जाएंगी, उसके अंदर जो ब्लास्फेमी का सिन है वो भी पूरी तरह से अवेकन हो जाएगा। उस वक्त वो एक कंप्लीट ब्लास्फेमर बन चुकी होगी और जब तुम उसके ऊपर जजमेंट परफॉर्म करोगे तब तुम ब्लेड ऑफ जजमेंट की मैक्सिमम डिविनिटी को 1000 पॉइंट से बढ़ा पाओगे। और शायद यहाँ जजमेंट के दौरान क्वीन शायू को इसी तरह क्रॉस से टांगा जाएगा। सबसे पहले क्विंगफिंग जब 1000 डिविनिटी पॉइंट्स के बारे में सुनता है तो वो तुरंत अपनी डिवाइन ब्लेड को बाहर निकाल के उसकी इंफॉर्मेशन में देखता है, ब्लेस्ड जजमेंट को अनलॉक करने के लिए तुम्हें 1000 डिविनिटी पॉइंट्स लगेंगे। ये देख के वो कहता है, हाँ 1000 डिविनिटी पॉइंट्स, इतने ज्यादा? मतलब मैं इसकी मदद से सीधा ब्लेस्ड जजमेंट को अनलॉक कर सकता हूँ? हाँ, पर इस ब्लेस्ड जजमेंट का पर्पस क्या है? ये सुन के असेटिस क्विंगफिंग के सामने आती है और सीधा इसकी आंखों में देखते हुए समझाती है कि तुम्हारा ये पुनः जन्म, रीबर्थ और तुम्हारा ये ओरिजिनल प्राइमल टैलेंट इनफाइनाइट इवोल्यूशन, जिससे तुम इवोल्यूशन पॉइंट्स के बदले स्किल्स को इवॉल्व कर सकते हो, असल में ये सब ब्लेस्ड जजमेंट ही हैं जो तुम्हें जजमेंट अथॉरिटी ने दिया है। लेकिन अगर तुम्हें सच में जजमेंट अथॉरिटी को मास्टर करना है तो तुम्हें एंशिएंट गॉड की लैंग्वेज सीखनी होगी। ये वही लैंग्वेज है जो यूनिवर्स के रूल्स लिखती है। इसे तुम अथॉरिटी का असली बेस कोड भी मान सकते हो। सिर्फ इसे मास्टर करके ही तुम सच में समझ पाओगे कि जजमेंट और रूल्स क्या होते हैं। जब तुम एंशिएंट गॉड्स की लैंग्वेज को कंट्रोल कर लोगे तब तुम अपनी अथॉरिटी का यूज करके खुद पर और भी ब्लेसिंग्स दे सकते हो और तो और तुम अपनी एग्जिस्टेंस के रूल्स तक को दोबारा रीराइट कर पाओगे। फिर वो धीरे धीरे कर धुएं में गायब होती जाती है और उसकी आवाज क्विंगफिंग तक गूंजती है कि मैंने क्वीन शायू की इस ट्रायल से जुड़ी सारी मेमोरीज को इरेज कर दी है। तुम उसे धीरे धीरे कर दोबारा अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज याद करने दो, तब तक जब तक वो दोबारा कोई ब्लास्फेमर ना बन जाए। इनहेरिटर, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा अथॉरिटी तक का सफर बस अभी शुरू ही हुआ है। जैसे ही असेटिस इस जगह से गायब होती है वैसे ही क्विंगफिंग टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर आ जाता है। आसपास देखते हुए वो कहता है, हाँ मैं वापस हाइडआउट में आ गया। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, तुम्हें डिवाइनली गिवन बुक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंशिएंट गॉड लैंग्वेज मिल चुकी है। एक ऐसी बुक जिसमें एंशिएंट गॉड की लैंग्वेज के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। क्विंगफिंग जब इस बुक को निकालता है तो इसकी इंफॉर्मेशन में उसे पता चलता है कि ये डिवाइनली बिस्टोर्ड बुक 2,47,000 एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेजेस की टीचिंग बुक्स को क्रिएट कर सकती है, जो पूरे यूनिवर्स की अलग अलग सिविलाइजेशन से केयरफुली जमा करके बनाई गई हैं। और जब तुम इन सारी 2,47,000
1000 किताबों को पढ़ लोगे तब तुम एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज के एक ट्रू मास्टर बन जाओगे। व्हाट दी हेक, 2,47,000 किताबें, यहाँ हमसे 7 किताबें नहीं पढ़ी जाती। और ये सुन के जैसा तुम लोगों को फील हो रहा है उससे 10,000 गुना ज्यादा डिप्रेशन शैडो को फील हो रहा है और वो चिल्लाता है 2,47,000 बुक्स, इन्हें तो पढ़ने में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। और रिबर्थ के बाद हमें पहली बार क्वेंग फेंग इतना हेल्पलेस, इतना बेचारा नजर आ रहा है। पर इसी डिप्रेशन भरे सीन पे हमारा सीन चेंज होकर जियांगहाई सिटी रूइंस के रिजरेक्शन पॉइंट पे आता है, जहाँ पर कोई तो रिस्पॉन हुआ है और हमें पता चलता है यहाँ पर क्वीन शाओयू रिस्पॉन हुई है। और रिस्पॉन होने के बाद भी वो ढंग से खड़ी नहीं हो पाती और सीधा मुंह के बल नीचे गिरती है और उसके ऊपर अब भी ट्रैकिंग मार्क बना हुआ है शैडोस ग्रैंडसन। क्वीन शाओयू धीरे धीरे करके उठती है और अपने आसपास एक जायंट स्टैचू देख के थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कंफ्यूजन में सोचती है, हाँ ये तो रिजरेक्शन पॉइंट्स है क्या मैं मर गई हूँ? पर ये तो कितनी अजीब बात है, मैं साफ साफ शैडो की सोल प्यूरिफिकेशन लैंड को गार्ड कर रही थी। पर अचानक से यहाँ क्वीन शाओयू के दिमाग में कुछ अजीब सी फोर्स घुसने लगती है। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, काफी सारी अनजानी पर जानी पहचानी सी मेमोरीज उसके दिमाग में घुसने सी लगती हैं। धीरे धीरे करके वो मेमोरीज क्लियर होती जाती हैं। क्वेंग फेंग और उसके साथी सभी लोगों की मेमोरीज उसके दिमाग में फिट आने लगती हैं। उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि ये उसके फ्यूचर के कुछ सालों की मेमोरीज हैं। पर इस सब की वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जोर जोर से अपना सर पकड़ते हुए चिल्लाती जाती है और अपनी कांपती आवाज में कहती है, ये क्या है, ये यादें ये इतनी ज्यादा क्लियर कैसे हो सकती हैं? धीरे धीरे करके इन मेमोरीज की वजह से उससे काफी कुछ समझ में आने लगता है। पर इस सब की वजह से अनकॉन्शियसली उसकी आंखों से आंसू बहते जाते हैं और वो चिल्लाती है, ये मेरी पिछली जिंदगी की मेमोरीज हैं। वो एकदम से अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपना सर पकड़ते हुए जमीन पे बैठ जाती है और चिल्लाती है, तो वो सारे सपने मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के फ्रेगमेंट्स थे, वो सब कुछ रियल था। क्वेंग फेंग मेरी पिछली जिंदगी में एक वॉरियर था, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता था, मुझे लेवल अप कराने में हेल्प करता था और मुझे इक्विपमेंट्स भी देता था। फिर उसे एकदम से याद आता है कैसे इस जिंदगी में क्वेंग फेंग ने उसे तमाचा मार के उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। और वो अपने रोते रोते कांपती आवाज में कहती है, लेकिन इस लाइफ में वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? फिर वो अपना सर पकड़ के बहुत जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाती है कि मुझे अब लेवल 20 के बाद की कोई मेमोरीज क्यों याद नहीं आ रही हैं? मेरे पिछले ड्रीम में मुझे ऐसा लगा था कि क्वेंग फेंग ही शैडो है, लेकिन अब मेरी पिछली जिंदगी की किसी भी मेमोरीज में इस बात का तो कोई सबूत नहीं मिल रहा। पर फिर वो पैनिक में चिल्लाने लगती है कि मुझे अंदर ही अंदर से ये गट फीलिंग आ रही है कि शैडो और क्वेंग फेंग ये दोनों सेम ही पर्सन हैं। मेरी पास्ट लाइफ में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से क्वेंग फेंग ने मेरी परवाह करना अब बंद कर दिया है। फिर वो रोते रोते काफी ज्यादा गुस्से में सामने की तरफ घूरती और अपने दांत पीसते हुए चिल्लाती है कि तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्वेंग फेंग के पास भी मेरी ही तरह अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं और शायद अपनी पास्ट लाइफ की गॉड फॉरसेकन गेम के एक्सपीरियंस होने की ही वजह से वो शैडो बन पाया है और इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। पर इस सब की वजह से निराश होने की बजाय वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। वो अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए खड़ी होती है और फुल कॉन्फिडेंस में चिल्लाती है, अगर तुम ये कर सकते हो क्वेंग फेंग तो ये मैं भी कर सकती हूँ क्वीन शाओयू। मैं भी अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज का इस्तेमाल करके यहाँ सबको सरपास कर दूंगी। जब मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगी तब मैं वापस आकर तुमसे अपना हिसाब चुकता करूंगी शैडो क्वेंग फेंग। फिर वो तुरंत फुल स्पीड में यहाँ से बाहर निकलने लगती है, भागते भागते लड़खड़ाते वो मुंह के बल गिरती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती, फुल एक्साइटमेंट में गिरते पड़ते अपने गिल्ड लीडर को कांटेक्ट करती है और बताती है, गिल्ड लीडर, गिल्ड मास्टर, मुझे एक ब्लड लाइन मॉन्स्टर मिला है जो प्रीस्ट के लिए परफेक्ट है, क्या आप इंटरेस्टेड हो? तुरंत सामने से मैसेज आता है, ओ क्वीन शाओयू, तुम्हें ब्लड लाइन मॉन्स्टर्स के बारे में भी पता है? कहाँ है वो? तुरंत यहाँ वापस आ जाओ। ये सुन के क्वीन शाओयू कहती है कि मैं भी जल्दी से तुम्हें उस मॉन्स्टर की लोकेशन भेज रही हूँ। जिसपे उसका गिल्ड लीडर इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने फिर से गिल्ड के लिए एक बड़ा काम किया है। जब हम उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देंगे तब हम तुम्हें 10 साल की लाइफ स्पैन रिवॉर्ड देंगे। क्वीन शाओयू इसे इग्नोर करती है और गिरते पड़ते उसी मॉन्स्टर की लोकेशन पे निकल जाती है। तो अब हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें किसी समुद्र के किनारे एक बीच का सीन दिखाते हैं। क्वीन शाओयू से पहले ऑलरेडी उसका गिल्ड लीडर अपने लोगों के साथ यहाँ पहुंच चुका है। जब क्वीन शाओयू यहाँ लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिरते पड़ते यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पर उसका गिल्ड लीडर अपने हाथ बांधते हुए इसकी तरफ घूरते हुए चिल्लाता
है, लिटिल यू, तुमने जिस ब्लड लाइन मॉन्स्टर की बात की थी आखिर वो है कहाँ? तुम्हारी हिम्मत अब काफी बढ़ गई है, अब तुम मेरे साथ भी ट्रिक्स करने लगी हो लिटिल यू। ये देख के कोइंशाओ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो एकदम से इसको समझाने लगती है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पैनिक मत करो, ये एक हिडन मॉन्स्टर है, ये तभी अपीयर होता है जब इसका मैकेनिज्म ट्रिगर होता है। वो बड़ी आराम से समझाती है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ प्लेटिनम लेवल का है, लेकिन ये सिर्फ 2 घंटे के लिए ही एग्जिस्ट करता है और इसका मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स है, पर किस्मत से मुझे इसे डिफीट करने का तरीका पता है। मुझे बस इतनी उम्मीद है कि इस फाइट के बाद गिल्ड लीडर मुझे इस मॉन्स्टर की ब्लड लाइन स्किल दे दें। ये सुन के इसका गिल्ड लीडर हंसने लग जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ कोइंशाओ, तुम्हारे पास तो इसकी स्ट्रेटजी गाइड भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ब्लड लाइन स्किल ही नहीं दूंगा, अगर कोई लूट में प्रीस्ट टाइप इक्विपमेंट ड्रॉप हुआ तो वो सब भी तुम्हें ही दे दूंगा। पर यहाँ ये बंदा मनी मन सोच रहा था कि वैसे भी हीलर टाइप इक्विपमेंट्स और स्किल्स इतनी भी ज्यादा वैल्यूबल नहीं होती। ये सुन के कोइंशाओ मुस्कुराते हुए इससे कहती है, थैंक यू गिल्ड लीडर, अब मैं आपको इस बॉस को हराने की स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करती हूँ, सभी लोग अब ध्यान से सुनना। यहाँ कोइंशाओ भी मनी मन हंस रही थी और वो सोचती है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी इस बॉस से फाइट की थी, इसकी ब्लड लाइन स्किल विच हीलिंग और जो इसकी स्टाफ ड्रॉप होगी, इनसे मुझे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। वो बड़े आराम से सारे बॉसेस के अटैक पैटर्न्स बताते हुए इससे कहती है कि बॉस सबसे पहले बोन प्रिजन स्किल का इस्तेमाल करेगा, जिसमें टैंक क्लास के लोग ट्रैप हो जाएंगे। उस टाइम पे तुरंत दूसरी टैंक क्लास के लोगों को स्विच करके बॉस के अटैक्स को हैंडल करना होगा। बाकी प्लेयर्स को बोर्न प्रिजन से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बस अपना सारा का सारा डैमेज सिर्फ बॉस के ऊपर फोकस करना है। ये सुन के उसका गिल्ड लीडर थोड़ा सोचते हुए बताता है कि क्यों ना हम बोन स्ट्रेंथनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करें, और क्या हमें अपना प्रोटेक्टिव गियर रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के कोइंशाओ थोड़ा हेजिटेट करते हुए बताती है कि क्योंकि बोन प्रिजन का एचपी काफी ज्यादा हाई होता है और जब ये टूटता है तो ये एक्सप्लोड करके सबको डैमेज देता है। अगर पहली डिफेंसिव क्लास की टीम बोन प्रिजन के अंदर ट्रैप हो जाए तो तुरंत दूसरी डिफेंसिव क्लास की टीम से उन्हें स्विच कर दो और ऐसे ही उन्हें कंटिन्यू रखो। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जितना ज्यादा डिफेंसिव क्लास के लोग होंगे उतने ही ज्यादा बेहतर होंगे। आइडियली वो सारे के सारे ही डिफेंसिव क्लास के हों तो सब बेहतर होगा। ये स्ट्रेटेजी सुन के यहाँ सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं और इनका प्रेसिडेंट थोड़ा सोचते हुए बताता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस बॉस को मारने के लिए हमारा डैमेज आउटपुट शायद काफी नहीं हो पाएगा। ये सुन के कोइंशाओ बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ उठाते हुए कहती है, प्लीज मेरी एक्सपर्टीज पे डाउट मत करो, इस प्लेटिनम लेवल के बॉस की हेल्थ काफी ज्यादा कम है, इसे काफी ज्यादा जल्दी डिफीट किया जा सकता है। ये देख के इसका गिल्ड लीडर कहता है, हाँ ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अजीब लग रही है, लेकिन चलो छोड़ो, अब तुम इतने कॉन्फिडेंस से कह ही रही हो तो चलो तुम्हारी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। चलो पहले कुछ और टैंक क्लास के लोगों को ढूंढते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है कुछ समय के बाद। इनका लीडर अब काफी सारे टैंक क्लास के लोगों को लेके आ चुका है। फिर कोइंशाओ को देखते हुए चिल्लाता है, ठीक है तो अब हम उस बॉस को कहां से लूर करके निकालें। तो कोइंशाओ बताती है कि समुद्र के पास एक पत्थर पे एक मार्क बना हुआ है और यहाँ सामने रिफ के नीचे एक और मार्क है और सामने कोस्ट लाइन पे एक पत्थर की गुफा के अंदर एक और तीसरा मार्क है। जब 3 लोग एक साथ उन तीनों मार्क्स को टच करेंगे तब बॉस यहाँ अपीयर हो जाएगा। ये सुनकर उसका गिल्ड लीडर भी चिल्लाता है, ठीक है तो अब सबने सुन लिए है तो चलो अब शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले इनकी गिल्ड का एक टकला जाके एक पत्थर के पास बने मार्क के पास खड़ा हो जाता है। फिर एक दूसरा गिल्ड मेंबर जाके पत्थर के नीचे बने एक मार्क को ट्रिगर करता है। फिर तीसरा एक कोस्ट लाइन से पत्थर की बनी गुफा के अंदर जाता है और मार्क को ढूंढ के उसे भी ट्रिगर कर देता है। अगले ही पल यहाँ बीच के ऊपर एक स्केलेटन लीच जैसा मोस्टर समन हो जाता है जिसके हाथ में एक स्टाफ है जिसके ऊपर एक बेल बनी हुई है। इसकी इंफॉर्मेशन में लिखा है स्केलेटन विच डॉक्टर वाइल्ड लैंड लेवल 20 प्लेटिनम ग्रेड एंड एक रेयर ब्लड लाइन वाला मॉन्स्टर। इसके अपीयर होते ही चारों तरफ डार्क ओमिनस ऑरा फैलने लगता है और इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन में कूलडाउन चलने लगता है। 2 घंटे का कूलडाउन चलने लगता है क्योंकि 2 घंटे के बाद ये मॉन्स्टर यहाँ से गायब हो जाएगा। ये देख के लोग चिल्लाने लगते हैं, बॉस यहाँ पर आ चुका है, चलो अटैक करते हैं। उसका कूलडाउन भी शुरू हो गया है। काफी सारे गिल्ड के मेंबर कोइंशाओ के बगल से ही भागते हुए सीधे उस बॉस के ऊपर चार्ज कर देते हैं। ये देख के यहाँ कोइंशाओ मनी मन सोचती है, बस यही अब वो मोमेंट है, अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस और मेमोरीज का इस्तेमाल करके जल्दी से इस बॉस को डिफीट करते हैं और इसके सारे रिवॉर्ड्स को लूट लेते हैं। धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा इविल स्मेल देने लगती है, उसका फेस ट्विस्ट होने लगता है और वो काफी सनकियों भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं ही यहाँ एक
चोजन वन हूँ, शैडो के अलावा सिर्फ मैं ही ये कर सकती हूँ। यहाँ इतने सारे लोग क्वीन साइवी की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, ये देख के इसे काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होने लगती है और ये मनी मन सोचती है अब से मैं अपनी सारी बेइज्जती, जो कुछ भी मैंने सहा है, मैं सब कुछ धो के मिटा दूंगी, हर बार सरवाइव करूंगी और क्रेजी स्पीड के साथ ग्रो करूंगी और फिर शैडो के बाद मैं ही यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगी। यहाँ कोइंशावी ये सब सोच ही रही थी, तभी वो बॉस मॉन्स्टर अपनी स्टाफ को घुमाता है और बोन प्रिजन नाम की स्किल का इस्तेमाल करता है। अगले ही पुलिस मोटू और उसकी पूरी टीम के नीचे से काफी सारे बोन्स निकलती हैं और इनको एक प्रिजन की तरफ जकड़ लेती हैं। ये देख के मोटू एकदम से चिल्लाता है, ओ नो, और इसके ऐसे फंसने के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज्यादा हो सके हाइप कर देना। कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा है। इसका भी एक और चैप्टर आ चुका है, वो भी मैं जल्दी बना के डाल दूंगा। तब तक के लिए इंतजार करो। अब मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।